हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं जिनको देखेंगे, जैसे कि उसमें हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपना एग्जाम में कि शॉर्ट टाइप में पूछ लिया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड को। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें तो ये भी शॉर्ट टाइप में ही पूछा जाता है। और एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर की बात करें तो ये लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है। तो आज हम इन्हीं तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए थे, ये देखिए आप, किसी ने कमेंट किया था कि एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर के बारे में बताने के लिए, तभी मैं ये टॉपिक वैसे शामिल की हूँ। बाकी मुझे लग रहा था शायद आप लोगों को आ रहा है, तो आप लोगों को भी जो भी डाउट रहा करे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं उस पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो बना दूँगी। ठीक है, मैं कभी भी किसी के भी कमेंट को इग्नोर नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर कोई करता है तो उसे नहीं समझ में आया रहता है तभी, और मैं इसीलिए वीडियो बनाती ही हूँ जिससे कि आप लोगों का हेल्प हो सके। तो ठीक है, तो जो भी ना आया करे आप लोग कमेंट कर दिया करिए। तो आज हम लोग ये टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। एमनियोटिक फ्लूइड को हम हिंदी में भी एमनियोटिक फ्लूइड या फिर एमनियोटिक फ्लूइड ही वैसे कहते हैं, कचाव द्रव ऐसे कुछ भी कहा जाता है, बट आप लोग एमनियोटिक फ्लूइड ही समझिए। तो एमनियोटिक कैविटी में पाया जाने वाला द्रव जो कि फीटस के चारों ओर पाया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। इसे लिक्विड एमनेली के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पारदर्शी एवं अल्कलाइन द्रव होता है जो फीटस को इंजरी से बचाता है तथा फीटस को एक स्थिर तापमान प्रदान करता है। अब मतलब को समझिए, कहने का क्या है। एमनियोटिक जो फ्लूइड रहता है इसी में बच्चा रहता है, और इसी में जब बच्चा रहता है तो वह सुरक्षित रहता है। एल्कलाइन का मतलब है कि जब देखिए जो पीएच स्केल होता है उसमें अगर आप 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति कहा जाता है, और अगर 7 से ऊपर रहता है तो उसको क्षारीय प्रकृति कहा जाता है। तो उसी तरीके से जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब इसका जो पीएच मान रहता है वो 7 से ज़्यादा रहता है, तो उसी को इंग्लिश में एल्कलाइन भी कहते हैं। और ये जो क्या करता है कि फीटस को इंजरी से बचाता है। देखो, अगर आप एक बैलून्स लोगे और उसमें कोई भी सामान आप रख दो, ठीक है, कोई ऐसा कांच का सामान रख दो और बैलून्स में क्या करो कि पानी भर दो, फिर आप अगर बाहर से कुछ भी मारते हो तो वो कांच पे उतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहले प्रेशर आप जो लगाओगे वो पानी पे जाएगा। वो पानी जो रहेगा वो उस जो अंदर आपने कांच डाला रहा, मतलब आप जो कांच डालेंगे उसकी वो रक्षा करेगा। तो सेम यही चीज़ होता है एमनियोटिक फ्लूइड में। एक ऐसी थैली होती है, उसी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, जस्ट उसी के अंदर बच्चा रहता है। तो इसी तरीके से सुरक्षा का भी वो काम करता है। तो यह एक पारदर्शी होता है, मतलब अगर आप देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड जो निकलता है, जब देखिए डिलीवरी होती है, जब अगर आपने कभी डिलीवरी वगैरह देखा होगा तो जो फिर निकलता है ना वो पानी जो स्रावित होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड ही रहता है। तो वो आप देखते होंगे बिल्कुल पारदर्शी का मतलब होता है कि आर पार आप देख सके। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो किस किस चीज़ों से बना होता है उसकी बात कर रहा है। एमनियोटिक फ्लूइड में लगभग 98 से 99% वाटर की मात्रा होती है। शेष 1 से 2% जो सॉलिड से निर्मित होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सस्पेंड मतलब शामिल होते हैं। वाटर जो होता है इसमें 98 से 99% होता है। जो सॉलिड होता है उसमें 1 से 2, मतलब सॉलिड का मतलब होता है ठोस, तो ठोस में जो होते हैं वो 1 से 2% होते हैं। सॉलिड में भी कुछ चीज़ें जैसे पोटेशियम हो गया और हार्मोन जैसे क्लोराइड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, बिलरुबिन हो गया, लेनिंगो हेयर्स हो गया, वर्निक्स कैसियोसा हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ठोस के अंतर्गत आती हैं, जो कि 1 से 2% रहती हैं। और जो 98 से जो 99% रहता है वो बस पानी ही रहता है। एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मतलब उसकी प्रकृति कैसी होती है, किस तरीके से उसका कलर होता है, तो गर्भावस्था की शुरुआती अवधि के दौरान यह कलरलेस होता है, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं रहता है। इसका कलर जो होता है वो पेलेस्ट्रा कलर होता है, मतलब थोड़ा येलोइश कलर आप कह सकते हैं, थोड़ा पीलेपन में रहता है, बट बहुत हल्का कलर रहता है।
तो उसको पेलेस्ट्रा कलर ही कहते हैं। अपीयरेंस की बात करें तो टर्म के समय इसमें वर्निक्स कैसियोसा की उपस्थिति होती है, इसलिए इसका अपीयरेंस जो होता है थोड़ा बदल जाता है। नेचर की बात करें तो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वो मैंने बताया ही एल्कलाइन प्रकृति का होता है, मतलब क्षारीय होता है। और स्पेसिफिक मतलब ग्रेविटी की बात करें तो इसमें 1.008 ग्रेविटी भी पाई जाती है। अच्छा, जो एबनॉर्मल कलर होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है ट्रू फॉल्स या फिर जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। अगर देखो गोल्डन कलर रहता है, ठीक है, तो गोल्डन कलर अगर रहेगा जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो अगर गोल्डन कलर है तो इसका मतलब है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है, मतलब आरएच असामान्यता है। इसका मतलब ये है आरएच, जैसे कि माता अगर पॉजिटिव रहती है और बेबी अगर निगेटिव रहता है तो उसके इसी को कहते हैं आरएच असंगतता, आरएच असमानता कहते हैं। पॉजिटिव इसमें ब्लड का रोल होता है अगर गोल्डन कलर होता है तो। मेकोनियम रंजित हरा रंग, अगर जैसे कि मेकोनियम का मतलब होता है जो बेबी पहली बार स्टूल पास करता है उस कलर का अगर रहता है तो इसका मतलब है कि फीटल डिस्ट्रेस, मतलब भ्रूण में किसी भी प्रकार की संकटें हैं। और अगर डार्क रेड कलर होता है तो एक्सीडेंटल हेमरेज, तो अगर डार्क रेड है तो रेड का मतलब वैसे भी आप जान सकते हैं कि जहाँ ब्लीडिंग वगैरह हो, ये ऐसे लग रहा है तो एक्सीडेंटल हेमरेज मतलब वहाँ ब्लीडिंग वगैरह की कंडीशन रहती है। ग्रीनिश येलो कलर, हरा पीला या फिर हम कह सकते हैं सैफ्रॉन कलर अगर हो तो पोस्ट मैच्योरिटी, मतलब उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई रहती है, ये कंडीशन दर्शाता है। और अगर डार्क ब्राउन या फिर टोबैको जूस गहरा भूरा रंग का होता है तो इंट्रायूट्राइन डेथ, मतलब कि यूट्राइन में ही उस बच्चे की डेथ हो गई रहती है, तो ये चीज़ें ये दर्शाता है। वैल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें तो ये सब छोड़ दीजिए, इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फंक्शन की बात कर लेते हैं क्योंकि शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है। यह भ्रूण के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है तथा इसकी बाहरी आघातों से चोटों से रक्षा करता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एमनियोटिक सैक को फैलाए रखता है, इस प्रकार यह भ्रूण की स्वतंत्र गति में सहायक होता है। फिर उसके बाद क्या है, यह विकासशील भ्रूण के लिए एक स्थिर तापमान प्रदान करता है। देखो जब वाटर रहेगा तो वाटर का जो लेवल रहता है, मतलब इसमें वाटर ही तो ज़्यादा रहता है तो एक अच्छा तापमान बनाए रखता है और बच्चा इसी में क्या करता है, तैरता है। फीटस के डेवलपमेंट में सहायक होता है और फीटस को जो होता है वाटर सप्लाई वगैरह सब कुछ यही एमनियोटिक फ्लूइड ही करता है। या लेबर के दौरान होने वाले ब्रैक्सटन हिक्स संकुचनों का कारण पड़ने वाले दबाव से भ्रूण की रक्षा करता है। तो ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन मतलब क्या होता है, देखिए जो संकुचन आते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन आता है, वो माँ में एक बार ज़्यादा आया फिर कम आया फिर ज़्यादा आया फिर कम आया, तो ऐसे क्या होता है कि जब ओपनिंग होगी फिर बंद होगा, फिर ओपनिंग होगी फिर क्लोजिंग होगी वेजाइना का, तो इस तरीके से अगर बेबी रहेगा तो उसका डेथ हो सकता है ना, क्योंकि थोड़ा पार्ट मान लो बाहर आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जो माउथ होता है वो क्लोज हो जाता है, फिर उसके बाद वेजाइना की जो ओपनिंग रहती है वो फिर क्लोज हो जाती है, फिर उसके बाद ओपनिंग हो जाती है, थोड़ा थोड़ा बाहर बेबी निकलता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं रहता है तो बेबी की डेथ हो सकती है, लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड रहता है तो अपना अंदर का वातावरण अच्छे तरीके से बनाए रखता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। एमनियोटिक फ्लूइड की बात हो गई, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल को देख लेते हैं। और हाँ, ये क्या हो रहा है आप लोगों का, मतलब अगर पढ़ना है ना तो अच्छे से पढ़िए, फिर ये नहीं नौटंकी कि चलो ठीक है वीडियो खोल के रख लिए और इधर उधर काम कर रहे हो, ये सब ना 20 दिन के लिए छोड़ दो आप लोग। अगर पढ़ना है तो आराम से पढ़ो, कंसंट्रेट होकर टेबल लगाओ, चेयर पे बैठो और आराम से क्या करो कि ईयरफोन लगाओ कान में, फिर उसके बाद ध्यान से पढ़ो, तब समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, और ऐसे ब्लेम किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यहाँ पढ़ाया नहीं गया, वहाँ नहीं पढ़ाया गया, इसलिए मैं नहीं पढ़ी, नहीं पास हुई, ये सब ब्लेम लगाना छोड़ दो आप लोग। और ऐसे वीडियो खोल के रख देने से कुछ भी नहीं याद होता है। मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं भी जानती हूँ सब कुछ, पढ़ाई का लेवल क्या होता है, तो इसलिए अगर पढ़ना है तो किसी को दिखावटी में मत पढ़ो। ठीक है, पढ़ना है तो शांति से पढ़ो। ठीक है, चलो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को देख लेते हैं, काफ़ी लेक्चर हो गया ना। प्रत्येक महिला में रिप्रोडक्टिव एज 13 से 45 के एज के दौरान 26 से 30 दिनों के अंतराल पर यूट्रस से श्लेष्मा जो होता है, म्यूकस तथा अन्य पदार्थों से मिश्रित रक्त का वेजाइना से होते हुए स्राव होना ऋतुस्राव कहलाता है। इसे रजोधर्म या मासिक धर्म भी कहते हैं। अच्छा देखो, अब इसका मतलब समझते हैं।
रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है, जिसमें कि महिला प्रजनन कर सके, वो 13 से 45 की एज में होता है। फिर 26 से 30 दिनों के बीच ये अंतराल किसी में भी क्या होता है कि किसी में 24 दिनों के अंतराल पे आता है, किसी में 26 दिनों के अंतराल पे आता है, किसी में 30, किसी में 32, जिसका जैसा मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है, सबका अलग अलग अपना होता है। ठीक है, तो क्या होता है 26 दिनों के अंतराल पर यूट्रस से श्लेष्मा, म्यूकस, इन पदार्थ के मिश्रित जो रूप होते हैं वो वेजाइना से होते हुए बाहर ब्लीडिंग के रूप में, ब्लड के रूप में आते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये कितने दिन तक रहता है, तो इसकी अवधि जो होती है वो कुल 3 से 5 दिन तक होती है। एक महिला के जीवन में जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन आता है तो उसको हम मेनार्की के नाम से जानते हैं, और जब 45 से 50 की एज में ये बंद हो जाता है तो उसको मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 3D डायग्राम से आपको समझाया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर और क्या क्या होता है, स्रावी अवस्था, जिसको इसके 4 फेजेस होते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुअल फेज एंड प्री मेंस्ट्रुअल फेज। तो 4 स्टेजेस होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शॉर्ट टाइप में ही आएगा। अगर आपने पहले से ही पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखा है, अभी ही पढ़ रहे हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा पढ़िए। जितना मैं आगे समझाई हूँ और कि मैं अभी जितना समझा रही हूँ बस उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। मासिक चक्र की यह अवस्था जो होती है ओवुलेशन के तुरंत पश्चात प्रारंभ होती है तथा मेंस्ट्रुएशन के लगभग 2 दिन पहले ये समाप्त हो जाती है। अर्थात यह अवस्था जो होती है जो मासिक चक्र के 15वें दिन से लेकर 26वें दिन तक होती है। बस इतना ही याद करना है। ठीक है, तो ये फिर से सुन लीजिए, मासिक चक्र की यह अवस्था होती है जो ओवुलेशन जब होता है, ओवुलेशन उसकी तुरंत पश्चात ये स्टार्ट होती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब मेंस्ट्रुएशन के लगभग 2 दिन पहले ये समाप्त हो जाती है। और इसकी बात करें तो 15वें दिन से लेकर लगभग 26वें दिन तक रहती है। आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं इसका PDF ग्रुप में सेंड कर दी हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, तो प्री मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो मासिक चक्र की यह अवस्था ऋतुस्राव प्रारंभ होने, ऋतुस्राव मतलब ही होता है कि मेंस्ट्रुएशन वही होने के लगभग 2 दिन पहले ही अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल के 27वें से 28वें दिन तक पाई जाती है। तो बस इतना याद करने लेना है। इसमें प्री मेंस्ट्रुअल जो फेज होता है वो 27वें 28वें दिन तक ही पाई जाती है, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके मतलब जो ऋतुस्राव जब प्रारंभ होता है तो उसके 2 दिन पूर्व ही समाप्त हो जाती है। मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो इस अवस्था के दौरान क्या होता है कि वेजाइना से ब्लीडिंग होती है। आप लोगों को सबको पता है कि वेजाइना से ब्लीडिंग होती है। इसमें आप ये सब भी लिख सकते हैं, काफ़ी पेन होता है और फिर पैर में पेन होता है। मतलब आप अपने ऊपर भी लिख सकते हैं कि आपको जहाँ जितना पेन होता होगा आप अपने ऊपर भी बनाकर लिख सकते हैं। आपको किस तरीके से जैसे कि ये सब चीज़ें होती हैं तो आप अपने ऊपर भी अपना भी चीज़ लिख सकते हैं। इसमें यही सब लिखना है। तो ये अवधि जो होती है 3 से 5 दिन तक होती है और किसी किसी में 5 से 7 दिन तक होती है। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। अब बात करते हैं एंटीनेटल केयर की। तो एंटीनेटल केयर क्या होता है, तो एंटीनेटल केयर जो होता है वो जब कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है तो डिलीवरी के पहले मीन्स लेबर के पहले जो एडवाइसेस दिए जाते हैं, जो केयर दिए जाती हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन को 9 मंथ के दौरान, उसी को ही हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। पोस्टनेटल केयर की बात करें तो पोस्टनेटल केयर वो होता है जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, बेबी आउट हो जाता है वेजाइना के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू, जब बेबी आउट हो जाता है तो उस दौरान जो केयर दी जाती है, जो एडवाइसेस दिए जाते हैं उसको पोस्टनेटल केयर के अंतर्गत रहते हैं। देखो आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा, एक एएनसी होता है, एक पीएनसी होता है। एएनसी का फुल फॉर्म ही होता है एंटीनेटल केयर एंड पीएनसी का मतलब होता है कि पोस्टनेटल केयर। अगर आपको हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत भी आप गए होंगे तो आपको ये पता होगा कि एंटीनेटल केयर में ऐसे पेशेंट को रखा जाता है जहाँ की जो पेशेंट होते हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली रहती है, जब वो आते हैं 1 हफ्ते या फिर 10-15 दिन पहले जब वो आ जाते हैं हॉस्पिटल में तो उनको एडमिट करके एंटीनेटल केयर वाले में वार्ड में रखा जाता है, एएनसी में रखा जाता है। और पीएनसी में ऐसे पेशेंट को रखा जाता है जिनकी डिलीवरी हो गई रहती है, विथ बेबी पे वो रहते हैं, तो उनको पीएनसी में 2-3 दिन के लिए रोका जाता है, और अगर सिजेरियन रहता है तो 7 दिन तक रोका जाता है। तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको डिटेल में किस तरीके से आप नोट में अपने एग्जाम में लिखेंगे। तो गर्भावस्था जो होता है वो प्रत्येक महिला की एक विशेष तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण पीरियड होता है। इस अवधि के दौरान प्रत्येक संभावित देखभाल की आवश्यकता होती है। ये सब छोड़ो, ये सब नहीं, यहाँ प्रेगनेंसी
के दौरान महिला को प्रदान की जाने वाली देखभाल ही प्रसव पूर्व देखभाल कहलाती है। बस आपको यहीं से लिखना है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला को प्रदान की जाने वाली जो देखभाल होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को एंटीनेटल केयर कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें, आप भी ऐसे डेफिनेशन लिख देना। प्रेगनेंसी के दौरान महिला को प्रदान की जाने वाली नियमित देखभाल ही प्रसव पूर्व देखभाल कहलाती है। महिला को यह देखभाल प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर लेबर के शुरू होने तक प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य की बात करें, काफ़ी टाइम हो जा रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला को स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना और उसको बढ़ावा देना, जो उसका स्वास्थ्य होता है उसे सुरक्षित रखना है। उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं की पहचान करना है, उन पर आवश्यक ध्यान देना है। उच्च जोखिम युक्त महिला मतलब क्या हुआ कि जिसको हाइपरेमेसिस ग्रेविडम है या फिर प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, इन सब की कंडीशंस वगैरह है, तो उनको विशेष केयर की ज़रूरत होती है, तो उनमें विशेष केयर देना चाहिए। प्रेगनेंसी तथा लेबर की कार्यकी के बारे में प्रेग्नेंट वुमन को शिक्षित करना, मतलब कि लेबर प्रक्रिया जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई रहती है महिला, उनको नहीं पता रहता कि किस तरीके से कहाँ से कैसे डिलीवरी वगैरह होती है, तो जब वो हॉस्पिटल में जाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। तो इस वजह से पहले से ही उनको समझाना है कि किस तरीके से डिलीवरी आपकी होगी। मातृ मृत्यु तथा मातृ रुग्णता, शिशु मृत्यु, ये सबको कम करना है, मतलब माता के जन्म और मतलब माता की मृत्यु और बच्चे की मृत्यु को रोकना है कि किसी भी तरीके से इन दोनों की मृत्यु ना हो। प्रेग्नेंट वुमेन में मौजूद डिलीवरी से संबंधित भय, मतलब जो भी उनके अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती हैं उनके अंदर काफ़ी एंजाइटी रहती है, चिंता रहती है इस सब चीज़ों को लेकर कि अब मेरे साथ क्या होगा, कैसे क्या होगा, कितना पेन होगा, क्योंकि सबका सुनी रहती हैं। तो इन सब चिंताओं को उनको कम करना है, आपको मतलब कम कर देना है। और फिर उनके जो परिजन होते हैं उनको क्या करना है कि पोषण और व्यक्तिगत स्वच्छता किस तरीके से रखना है, पर्यावरण स्वच्छता को किस तरीके से बनाए रखना है, इन सब के बारे में बताना है। प्रेग्नेंट वुमेन एवं उसके परिजनों को डिलीवरी के स्थान एवं नवजात की जैसे कि केयर वगैरह की कैसे की जाती है उसके बारे में भी बताना है। और क्या करना है कि और एंटीनेटल विजिट भी बताना है कि आपको कब कब विजिट करना है, क्योंकि जितनी भी आप जब एक प्रेग्नेंट वुमेन जो रहती है जब वो सब सेंटर पे या फिर पीएचसी पे या फिर कहीं भी विजिट करती है तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि उस महिला के जो बेबी पेट में पल रहा बच्चा होता है उसमें कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी रहती है तो समय रहते पता चल जाता है। और अगर वो घर पे ही बैठी रहती है तो अपनी परेशानियों को लेकर बैठी रहती है, उसका किसी को भी पता नहीं चल पाता और उसका समय से इलाज नहीं हो पाता। फिर बात आती है कि लास्ट कंडीशन यही आती है कि बेबी की भी मृत्यु हो जाती है या फिर माँ की मृत्यु हो जाती है या फिर अबॉर्शन की कंडीशन आती है। तो इसी वजह से एंटीनेटल विजिट करना बहुत ज़रूरी होता है। इस सब के बारे में भी समझाना है कि किसने मंथ पे 28वें सप्ताह की प्रेगनेंसी में एंटीनेटल विजिट करनी चाहिए, फिर 29 से 36 सप्ताह के बीच में करना चाहिए, फिर 37 वीक के बाद तो डिलीवरी ही होनी रहती है, तो कम से कम 3 बार तो एंटीनेटल विजिट करना ही चाहिए। और फिर ये भी बताना चाहिए कि खाने पीने का विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्य हिस्ट्री लो, फिर उसके बाद मतलब हिस्ट्री वगैरह लेना है, और अगर कोई भी बीमारी है तो उसकी रोकथाम के लिए प्रयास करना चाहिए। ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और फिर जो LMP होता है मतलब जो डेट होता है, एक नर्स की ये भूमिका होती है कि वो माता को बताए कि हाँ आपकी डिलीवरी कब तक होगी। वो कैसे पता किया जाता है, LMP जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया रहता है उसी से काउंट किया जाता है। 9 मंथ + 7 डे के बाद एक संभावित तिथि दी जाती है कि जिसके दौरान होना रहता है बेबी। तो या फिर फंडल हाइट, जिन माँ को नहीं पता रहता है कि बहुत सारी ऐसे फीमेल्स रहती हैं वो भूल जाती हैं अपना LMP डेट, तो उनको क्या करना रहता है, उनके फंडल हाइट से जो फंडल हाइट रहता है उसको सेंटीमीटर में मापा जाता है, फिर उसके थ्रू पता किया जाता है कि कब तक इनकी डिलीवरी हो सकती है। इसमें क्या करना चाहिए कि विशेष रूप से खाने के लिए बताना चाहिए कि आपकी कैलोरी जो होती है वो 300 किलो कैलोरी ज़्यादा लेनी चाहिए। जैसे कि वैसे नॉर्मल अगर देखें तो 2200 किलो कैलोरी अगर कोई महिला लेती है तो पर्याप्त रहता है, 2200 की ही ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी के टाइम पे 2500 हो जाती है, वही जब डिलीवरी हो जाती है पोस्टनेटल में 2700 किलो कैलोरी या फिर 2800 किलो कैलोरी देना ज़रूरी रहता है। तो खाने के बारे में भी बताना है कि बहुत सुपाच्य भोजन करना है, बहुत ज़्यादा ऐसे मसालेदार भोजन नहीं करने हैं, और ये सब चीज़ें होती हैं। और
क्या करना है कि और आयरन वगैरह लेना है, टीटी का इंजेक्शन लगवाना है एंटीनेटल विजिट के दौरान, ये सब चीज़ें भी बतानी है। फिर पोस्टनेटल की बात करते हैं। तो पोस्टनेटल में देखो वो क्या होता है कि बेबी की डिलीवरी हो गई रहती है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना रहता है पोस्टनेटल केयर में कि आपको 6 मंथ तक बस बेबी को ही अपना ही मिल्क पिलाना है और ऊपरी कुछ भी आहार नहीं देना है। और फिर उसके बाद ये भी बताना चाहिए कि अब खाने में आप किस तरीके से क्या क्या चीज़ें खाएं, कोई भी कोल्ड चीज़ें ना खाएं, क्योंकि अगर आप सर्दी वाली चीज़ें खाती हैं, ठंडी चीज़ें खाती हैं, तो बच्चों को भी सर्दी होने का खतरा रहता है। तो खुद को बचा कर रखें। थोड़ी बहुत पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बतानी चाहिए कि ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंटीनेटल में भी बताना चाहिए, एंटीनेटल की जो एक्सरसाइज होती है वो अलग होती है और पोस्टनेटल की एक्सरसाइज जो होती है वो अलग होती है। तो उसको बताना चाहिए कि क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए और बेबी को पर्याप्त रूप में 2-2 घंटे पर ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए और किसी भी तरीके से पानी वगैरह नहीं पिलाना चाहिए। अगर कोई भी समस्या होती है प्यूपेरियम के दौरान, मतलब 6 वीक के दौरान ब्लीडिंग वगैरह वेजाइना से ज़्यादा होती है या फिर जो लोकिया होता है वो 6 वीक तक आता है, अगर उसमें बदबूदार या फिर कुछ ऐसा हो रहा है आपके अंदर, तो फिर वो क्या करना चाहिए कि आकर पता करना चाहिए, पोस्टनेटल विजिट करनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। तो यही सब चीज़ें पोस्टनेटल केयर में आती हैं और खाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो आप खाएंगी वही उसी से ब्रेस्ट मिल्क बनेगा और वही आपका बेबी पिएगा। तो फिर यही सब चीज़ें होती हैं पोस्टनेटल केयर में। आप इसको ऐसे बना कर भी अपने मन से लिख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने और जो भी आपके अंदर डाउट्स हो ना वो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई एम 24 आवर अवेलेबल। मैं आप लोगों के कमेंट को जब भी देखूंगी तब भी रिप्लाई ज़रूर करूंगी और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैं बता दूंगी, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें फेस की हुई हूँ कि जब कोर्स करते रहो बहुत चीज़ें नहीं पता रहती हैं और कोई भी बताने वाला नहीं रहता। टीचर्स से भी नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि टीचर्स भी बहुत मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं सच बताऊँ तो, और कभी कभी तो गुस्सा हो जाते हैं बेवजह की बातों पे, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं के टीचर्स होते हैं भाई कि बेवजह की चीज़ों पे अगर पूछो तो गुस्सा हो जाते हैं अगर, तो यही सब चीज़ें होती हैं। क्या ही बोलूँ, आप लोगों को सब कुछ पता ही है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ करे आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी चैनल है, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।